दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। ये सच्चाई है, वो भी कड़वी। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे देश की लड़कियों को बहला फुसलाकर विदेशों में भेजा जाता है, कैसे उनके साथ खेल खेला जाता है। आज की नौजवान पीढ़ी को ये कहानी जरूर देखनी सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है एक लड़की से। नाम है फातिमा उर्फ शालिनी, जो जांच अफसरों के सामने डरी सहमी बैठी है। उसे अफगानिस्तान बॉर्डर के पास पकड़ा गया है। वहीं से वो अपनी जिंदगी की पूरी दास्तान अफसरों को सुनाती है। वो कहती है, मैंने आईएएस ज्वाइन कब किया, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि मैंने ऐसा किया क्यों। फिर शुरू होती है उसकी पुरानी कहानी। वो बताती है कि वो केरल की रहने वाली थी, माँ और दादी के साथ रहती थी। पिता की मौत काफी पहले हो चुकी थी। घर का माहौल सिंपल और प्यार भरा था। वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी और नर्सिंग का सपना देख रही थी। घर वाले भी उसका साथ देते थे। नर्सिंग की पढ़ाई के लिए वो शहर जाती है। एक बड़े नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है। वहां उसकी मुलाकात होती है 3 लड़कियों से, गीतांजलि, नेमा और आसिफा। शालिनी और गीतांजलि हिंदू थी, नेमा क्रिश्चियन थी और आसिफा मुस्लिम। चारों में दोस्ती जम जाती है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आसिफा के इरादे कुछ और ही हैं। एक दिन सब दोस्त बाहर घूम रहे थे, तभी एक अनजान आदमी उनकी फोटो खींचता है। दूसरी तरफ आसिफा कुछ अजीब लोगों के साथ मीटिंग कर रही होती है। ये वही गैंग था जो लड़कियों को बहला फुसलाकर विदेश भेजता था। आसिफा अपने घर पर सबको बुलाती है और खाना खिलाती है। खाने से पहले वो और निमा दुआ मांगते हैं। शालिनी पूछती है, ये क्या कर रहे हो। आसिफा समझाने लगती है, हम खाना खाने से पहले अल्लाह को याद करते हैं। यहीं से ब्रेन वॉश की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आसिफा उन्हें कहती है, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही सही रास्ता दिखाते हैं। वो उन्हें कहती है कि बाकी धर्म फालतू हैं, सिर्फ एक ही सच्चा है। आसिफा का घर हॉस्टल के पास था, बाकी सबका घर दूर। तो वो सबको कहती है, मेरे घर में रह लो, बार बार आना जाना मत करो। लेकिन असल में वो घर एक जाल था, जहां लड़कियों को फंसाया जाता था। वो अपने भाई रमीज और अब्दुल से भी मिलवाती है, जो नकली रिश्तेदार थे। वो भी वही बातें दोहराते, अल्लाह, धर्म, जन्नत। धीरे धीरे शालिनी और बाकी लड़कियों को ये सब अच्छा लगने लगता है, पर असल में ये सब ब्रेन वॉश था, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। अब कहानी में एक टाइम जंप होता है। शालिनी अब फातिमा बन चुकी थी, शादी भी हो गई थी, लेकिन रमीज से नहीं, किसी ईशाद नाम के शख्स से। दोनों अफगानिस्तान में थे और सीरिया जाने की फिराक में थे। जैसे ही वो अफगानिस्तान में घुसती है, चारों तरफ कटी हुई लाशें, सिर और हिंसा ही दिखती है। ये देख फातिमा को उल्टी आ जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि फातिमा दरअसल प्रेग्नेंट है और फातिमा का पति अफगानिस्तान में रहकर मिलिटेंट की ट्रेनिंग ले रहा है। वहां का माहौल बहुत ही खौफनाक है। औरतों को जैसे इंसान नहीं, कैदी समझा जाता है। लिपस्टिक तक लगाई तो जान से मारे जाने का डर। आजादी नाम की कोई चीज नहीं। इधर कहानी फिर वापस आती है प्रेजेंट डे में। फातिमा अब बाकियों को अपने नए मजहब के बारे में सिखाने की कोशिश करती है, मगर आसिफा के जो बॉस लोग हैं वो गुस्से में हैं। कहते हैं, इतना टाइम हो गया, अभी तक ये तीनों पूरी तरह से कन्वर्ट क्यों नहीं हुई। तभी आसिफा एक चाल चलती है। वो प्लान बनाती है, जब तीनों लड़कियां मॉल जाती हैं तो कुछ लड़कों को भेजती है। वो लड़के जानबूझकर इनसे बदतमीजी करते हैं, कपड़े तक फाड़ देते हैं और मॉल में लोग बस तमाशा देखते रहते हैं। कोई मदद नहीं करता। रोते हुए तीनों वापस हॉस्टल लौटती हैं। आसिफा कहती है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना था। क्या कभी सुना है कि किसी हिजाब वाली लड़की से कोई ऐसी हरकत करता हो। ये सुनकर तीनों लड़कियां बहुत प्रभावित होती हैं। उन्हें लगता है, चलो हिजाब से तो कम सेफ महसूस करेंगे। और फिर वो तीनों हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं। मगर असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। अब वो धीरे धीरे इस्लाम की तरफ झुकने लगती हैं। गीतांजलि और अब्दुल के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। अब तक जिन बातों को वो बकवास मानती थीं, अब उन्हीं पर भरोसा करने लगी थी। कुछ दिन बाद शालिनी और गीतांजलि अपने घर जाती हैं। घर वाले चौंक जाते हैं। हिजाब, बदला हुआ अंदाज, बातों में मजहबी रंग। वो कहती हैं, अब हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हमें इस्लाम में सुकून मिलता है। वापस हॉस्टल लौटने के कुछ ही वक्त बाद शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, मगर रमीज शादी से मना कर देता है। कहता है, हमारे धर्म अलग हैं, शादी मुमकिन नहीं। शालिनी कहती है, अगर मैं धर्म बदल लूं तो। रमीज फौरन हाँ कर देता है। बस फिर क्या, शालिनी इस्लाम कबूल कर लेती है। गीतांजलि भी वही करती है। लेकिन मजहब बदलने के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि और भी उलझ जाती है। रमीज शालिनी को छोड़कर गायब हो जाता है। फिर आसिफा शालिनी को एक मौलाना के पास ले जाती है। मौलाना बताता है, रमीज अपनी माँ के साथ किसी और देश चला गया है। मगर सच्चाई ये थी, वो कहीं नहीं गया था, बस छुपकर देख रहा था कि शालिनी अब क्या करती है। शालिनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ना मायके लौट सकती थी, ना यहाँ कोई सहारा बचा था। मौलाना बोलता है, शादी से पहले प्रेग्नेंट होना पाप है, और अबॉर्शन उससे भी बड़ा पाप। अल्लाह से माफी चाहिए तो एक रास्ता है, इशाद से शादी करो और सीरिया जाओ। वहां जाके सिर झुकाओ, तभी पाप माफ होगा। शालिनी अब थक चुकी थी और हर बात मानने को तैयार थी। वो इशाद से निकाह कर लेती है। काफी समय बाद उसकी माँ उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचती है, तो उसे शालिनी से मिलने नहीं दिया जाता। अब शालिनी को वहां से ले जाया जाता है। उसे कहा जाता है कि हनीमून पे कोलंबो जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि प्लान कुछ और ही था। वो सीधा उसे सीरिया ले जाने वाले थे। सब पहले से तय था, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, सब रेडी। ये कोई पहला मामला नहीं था, ये तो इनके धंधे का हिस्सा था, लड़कियों को फंसा के बाहर भेजने का। दूसरी तरफ अब्दुल भी गीतांजलि को सीरिया ले जाना चाहता था, लेकिन गीतांजलि ने साफ मना कर दिया। जब वो नहीं मानी तो अब्दुल ने अपना असली चेहरा दिखाया, ब्लैकमेल करने लगा।
उसने कहा, तेरे न्यूड फोटोज मेरे पास हैं, अगर नहीं आई तो इंटरनेट पे डाल दूंगा। अब गीतांजलि को सारी सच्चाई समझ में आ गई। ये तो जाल था जिसमें हम सब फंस गए। पर उसने हिम्मत दिखाई, बोली, जो करना है कर ले, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। और सब कुछ छोड़ के वो वापस अपने घर लौट गई। अब्दुल और मौलाना को भी अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो अब उनकी बातों में आने वाली नहीं थी। मगर अब्दुल ने फोटोज वाकई में वायरल कर दी। जब गीतांजलि को पता चला तो वो बहुत टूट गई और आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। उधर अफगानिस्तान में नीमा ने शालिनी को फोन किया। नीमा ने पूरी सच्चाई बताई। ये सब धोखा था, आसिफा ने हमारे साथ खेल खेला। गीतांजलि अब नहीं रही। नीमा ने अपनी आपबीती भी बताई। एक लड़के से मिलवाया गया, ड्रिंक में नशा मिलाया गया और फिर मेरे साथ गैंगरेप हुआ। ये सब सुनकर शालिनी हिल जाती है, लेकिन फिर भी उसे इशाद पर भरोसा था। कुछ वक्त बाद शालिनी एक बेटे को जन्म देती है। उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है अपनी माँ को ये बात बताना। कॉल तो रिस्की था, इसलिए उसने एक औरत के फोन से मैसेज भेज दिया, लेकिन जैसे ही औरत बाहर जाती है उसे गोली मार दी जाती है। शालिनी समझ जाती है कि अब यहाँ रहना मौत को दावत देने जैसा है। किसी तरह जान बचाकर शालिनी अपने घर लौटती है। कुछ दिन सुकून से बीतते हैं, फिर इशाद के कुछ लोग आते हैं और बताते हैं इशाद शहीद हो गया है। वो लोग शालिनी और उसके बच्चे को जबरदस्ती साथ ले जाते हैं। वहां और भी कई औरतें होती हैं, लेकिन बच्चे को उससे अलग कर दिया जाता है। अब शालिनी को भेजा जाता है किसी और जगह, और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि इशाद मरा नहीं है, वो जिंदा है। असलियत ये थी कि उसने शालिनी को सिर्फ यूज किया था। अब कहानी आती है वर्तमान में। शालिनी अफसरों के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताती है, वहां जो औरतें थीं उनके साथ हर रोज जुल्म होता था। उन्हें इंसान नहीं समझा जाता था, उनके साथ शारीरिक शोषण होता था। इधर भारत में नीमा फिर से हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास जाती है। वो कहती है, केरल में हर साल हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। कई तो गायब हो जाती हैं, लेकिन किसी को खबर तक नहीं होती। पुलिस वालों को वो सब बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। कहते हैं कोई सबूत है, और बिना सबूत के FIR तक दर्ज नहीं की जाती। उधर अफगानिस्तान में औरतों को एक और जगह बंद कर दिया जाता है, जहां जिनके शौहर मारे गए होते हैं उन्हें जबरन रखैल बना लिया जाता है। शालिनी चारों ओर देखती है। उसकी मैपिंग की आदत बचपन से थी। उसे अंदाजा होता है कि ये जगह सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के पास है। अब वो रिस्क लेती है, 2 और लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में आतंकी उन्हें देख लेते हैं और उसकी दोनों साथी लड़कियों को मार दिया जाता है। शालिनी किसी तरह वहां से भाग निकलती है। रेगिस्तान, गर्मी, थकान, वो अकेली चलती रहती है। उसका शरीर जवाब देने लगता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। करीब 17 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है तो ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा होता है। यहीं से कहानी दोबारा वर्तमान में लौटती है। शालिनी अब अफगानिस्तान की आर्मी की कस्टडी में होती है। अफसरों के सामने वो पूरी कहानी सुना चुकी होती है। वो कहती है, अगर आप मुझे इंडिया भेज दें तो मैं उन सभी लोगों के नाम, चेहरे और ठिकाने बता सकती हूँ जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल हैं। लेकिन लेडी अफसर कहती है, तुमने आतंकी ट्रेनिंग ली, फेक पासपोर्ट पर 3 देशों की सरहदें पार की, 1 साल तक एक आतंकी के साथ रही, तो हम तुम्हें कैसे बेगुनाह मान लें? तुम्हें भारत में भी सजा मिलेगी, लेकिन हम वादा करते हैं तुम्हें सुरक्षित जेल में रखा जाएगा और तुम्हारे बच्चे की तलाश भी की जाएगी। इसके बाद शालिनी को एक आखिरी बार अपनी माँ से कॉल करने का मौका दिया जाता है। माँ फोन उठाती है, रोते हुए पूछती है, बेटा तू ठीक है ना? शालिनी कुछ पल चुप रहती है, फिर धीमे से कहती है, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगी। लेकिन सच ये था कि उसकी आवाज में सिर्फ खालीपन था। उसकी माँ को नीमा पहले ही सारी सच्चाई बता चुकी थी। अब शालिनी को जेल में ले जाया जाता है। वहां एक छोटी बच्ची उसका हिजाब खींचकर आग में डाल देती है। शायद यह इशारा था कि अब शालिनी को किसी नकाब की जरूरत नहीं रही। वो अब किसी और की दी हुई पहचान नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान को अपनाती है। वो अफसरों के सामने साफ शब्दों में कहती है, मेरा नाम फातिमा नहीं, शालिनी उन्नीकृष्णन है।